सबूत है ये मोहब्बत की सादा लौही का, जब उसने वादा किया हमने एतबार किया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। अप्रैल फूल यानी एक दूसरे को मूर्ख बनाने का दिन अभी पहली तारीख यानी 1 अप्रैल को बीता है। पहली अप्रैल आने के पहले ही बहुत से लोग इस जुगत में लग जाते हैं कि इस बार अपने आसपास वालों को वो कैसे मूर्ख बनाएंगे, कैसे उन्हें अपनी बातों में उलझाएंगे और फिर उनकी नादानी पर हंसेंगे। दोस्त यार इस दिन एक दूसरे की खूब खिंचाई करते हैं, लेकिन इस बार तो मोदी सरकार ने जनता को अप्रैल फूल बना दिया। वाकई मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में दरअसल अंतिम दिन यानी 31 मार्च 2021 को छोटी बचत पर मिल रही ब्याज दरों को कम करने का फैसला किया, लेकिन इसके अगले ही दिन गुरुवार को यानी 1 अप्रैल 2021 को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन इस फैसले को वापस ले लिया। इस पर सरकार की दलील है कि ब्याज दर कम करने का फैसला गलती से जारी हो गया। इस बात को सुनकर लगा मानो कोई नौजवान ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्पीड लिमिट क्रॉस कर दे और ट्रैफिक हवलदार उसे जब पकड़े तो वो कहे कि माफ करिए, गलती से स्पीड बढ़ गई। मोदी जी सरकार चला रहे हैं या सर्कस, समझ ही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल उसी स्पीड की तरह मोदी जी सरकार चला रहे हैं या सर्कस, समझ में नहीं आता, क्योंकि हर रोज नए नए करतब सरकार की ओर से पेश किए जाते हैं। जनता को इनसे तकलीफ होती हो तो हो, सरकार तो यही चाहती है कि उसकी हर कलाबाजी पर जनता ताली बजाए। कभी नोटबंदी कर ली, कभी लॉकडाउन लगा दिया, कभी तेल के दाम बढ़ा दिए तो फिर मर्जी आई तो 10-20 पैसे घटा दिए, ब्याज दर कम की फिर बढ़ा दी। यानी जब जो मन में आ जाए वो करामात सरकार दिखा देती है और चाहती यह है सरकार कि उस पर कोई बंदिश लागू ना हो। इन दिनों चल रहे विधानसभा चुनावों में भी नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और चुनाव आयोग भी सरकार की तर्ज पर चाहता है कि लोग उस पर भरोसा करें। तो आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है और क्यों चुनाव के बीच रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। मगर सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारी फैसलों के सर्कस के पीछे आखिर असली वजह क्या है। 31 मार्च की शाम को सरकार का फैसला जारी हुआ कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर 1.40% कटौती की जाएगी। आपको बता दें कि छोटी बचत योजनाएं यानी स्मॉल सेविंग स्कीम वो योजनाएं होती हैं जिन पर भारत सरकार का ठप्पा लगा होता है। प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब छोटी बचत योजना होती हैं। इनसे मिलने वाले पैसे को केंद्र सरकार नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जमा करती है। इनकी गारंटी भी भारत सरकार लेती है। मतलब ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पैसा जमा करने पर पैसा डूबेगा नहीं। ब्याज दर के हिसाब से जमा करने वाले को भुगतान की अवधि पूरा होने पर पैसा मिल जाएगा। इन्हें छोटी बचत नाम बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि इन बचत योजनाओं में अमीर और कॉरपोरेट घराने अकूत पैसा जमा नहीं कर सकते, बल्कि ये योजनाएं मेहनतकश लोगों की छोटी बचत को ध्यान में रखकर बनाई गई होती हैं। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति 15 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कर सकता। सालाना प्रोविडेंट फंड की ऊपरी सीमा 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकती। और सबसे जरूरी बात यह कि छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस पर अमूमन बैंकों में जमा होने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट रेट से अधिक दर पर ब्याज देती है। अगर इन योजनाओं पर ब्याज दर अधिक मिलती है तो इससे फायदा आम लोगों को होता है। आम लोग यानी जो भारत की 80% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी मासिक आय 10,000 रुपए से कम है। इन छोटी बचत योजनाओं की मदद से देश की आधी से अधिक आबादी अपनी चरमराती हुई वित्तीय स्थिति को किसी भी तरह से संभालती है। ऐसे वक्त में जबकि रोजगार घट चुके हैं यानी नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, तब सरकार की ब्याज दर में कटौती की घोषणा से हड़कंप मच गया और सरकार ने अगले ही दिन इसे भूल बताते हुए फैसला वापस ले लिया। तो सरकार ने भूल सुधार किया तो करोड़ों लोगों को राहत की सांस आई, लेकिन साथ ही सवाल उठा कि क्या सरकार वाकई इतनी रहमदिल है जो उसने जनता पर इतनी नरमी दिखाई, या सरकार इतनी लापरवाह है कि करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित करने वाला फैसला बिना सोचे समझे ले लिया, या सरकार ने अभी जो भूल सुधार किया है उसका कोई चुनावी कनेक्शन है। क्या बाद में सरकार अपने फैसलों से पलट सकती है? ये सारे सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। इनके साथ एक सवाल यह भी है कि आखिर सरकार को ब्याज दर में कटौती की जरूरत क्यों पड़ी और किस आधार पर ब्याज की दरें तय होती हैं। आइए इसे भी समझ लें।
ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस फैसले में हजारों करोड़ का गुणा भाग जुड़ा हो, जिससे करोड़ों जिंदगियों पर असर पड़ता हो, ऐसा फैसला किसी की लापरवाही से यूं ही जारी नहीं हो सकता। फिर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से लिख दिया, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें 2020-21 की अंतिम तिमाही की दरें जितनी बनी रहेंगी। भूलवश ब्याज दरों में कमी का आदेश जारी हो गया था, इसे वापस लिया जा रहा है। गनीमत है कि सीतारमण जी ने ये नहीं कहा कि मैं छोटी बचत नहीं करती हूँ, इसीलिए उसके ब्याज के बारे में गलती से ऐसा फैसला ले लिया। खैर, सरकार ने रातों रात अपने आदेश से यू टर्न मारा है तो उसका सीधा संबंध चुनाव से जुड़ता है। भारत की बड़ी आबादी मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की है, जो छोटी बचत योजनाओं का इस्तेमाल करती है। देश के 84% बैंकों में जमा पैसा छोटी बचत योजनाओं का होता है। इस वक्त 5 चुनावी राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में नौकरी पेशा मध्य वर्ग मतदाता चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति रखते हैं, यानी छोटी बचत पर चलने वाले लोग इन राज्यों में अधिक हैं। साल 2017-18 के नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के आंकड़े के मुताबिक छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों ने जमा किए हैं। यानी यहाँ के आम मतदाता को नाराज करने का जोखिम सरकार नहीं उठा सकती। वैसे आपको बता दें कि स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों की हर तिमाही समीक्षा होती है। 2016 में श्यामला गोपीनाथ समिति ने इन योजनाओं की ब्याज दरें तय करने का फॉर्मूला दिया था। इस कमेटी ने अपने सुझाव में कहा था कि छोटी अवधि की बचत योजनाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण उसी तरीके के सरकारी बॉन्ड या एक समान मियाद वाली सरकारी बॉन्ड्स के हिसाब से तय किए जाएं। इसका मकसद था कि इन स्कीमों को बाजार के लिहाज से देखा जाए। इस आधार पर देखा जाए तो छोटी बचत योजनाओं की तरह के सरकारी बॉन्ड पर छोटी बचत योजनाओं की मौजूदा दरों से तकरीबन 100 बेसिक पॉइंट यानी 1% कम ब्याज मिल रहा है। इसीलिए आर्थिक मसलों से जुड़े सभी जानकार कह रहे हैं कि बैंकों को अपनी छोटी बचत दरों में कटौती तो करनी ही पड़ेगी। देखना यह है कि ये किस तरह से और कब होता है। दरअसल सरकार की तरफ से अभी छोटी बचत दरों में कटौती का जो फैसला लिया गया था, वो वित्त मंत्रालय के अफसरों ने यथोचित प्रक्रिया अपनाते हुए ही किया होगा। ऐसा फैसला भूलवश जारी नहीं हो सकता, लेकिन इस फैसले का समय सरकार के लिए सही नहीं था, शायद इसीलिए इसे वापस लिया गया होगा। तो छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज बाजार के हिसाब से मिलता है, ये बात समझ में आ रही है। और ये भी समझ में आ रहा है कि सरकार को इस वक्त अपना खजाना भरना है, इसीलिए निजीकरण को तेजी दी जा रही है। तेल की कीमतों पर बढ़ा चढ़ाकर टैक्स लगाया जा रहा है और इसी तरह ब्याज दर घटाकर भी सरकार अपना खजाना भरने की फिराक में थी। गनीमत है कि चुनावों के कारण जनता को थोड़ी मोहलत मिल गई, लेकिन राहुल गांधी ने जो चेतावनी दी है कि चुनाव के बाद ब्याज में फिर से कटौती की जा सकती है, वो सच भी हो सकती है। ये साफ दिख रहा है कि भाजपा अपने बहुमत का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। नोटबंदी, लॉकडाउन और कृषि कानूनों जैसे फैसलों से करोड़ों लोगों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है, लेकिन भाजपा सर्कस की तरह सरकार चला रही है और लगता है कि इसी खेल में संवैधानिक संस्थाओं को भी वो अपनी उंगली पर नचा रही है। भाजपा जब से केंद्र की सत्ता में आई है, उसका एक मिशन पूरे भारत को भगवा रंग में रंगना है। इसीलिए हर चुनाव में भाजपा जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और जहां जीत हासिल नहीं होती, वहां देर अबेर सरकार गिराकर खुद सत्ता पर आ जाती है। ऐसा करने में वो संविधान और लोकतंत्र के साथ भरपूर खिलवाड़ करती है। जीत के लालच में संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग भाजपा निजी तौर पर करती है, ये भी नजर आ रहा है। इसीलिए जहां चुनाव होते हैं, वहां विपक्षी नेताओं पर कभी सीबीआई की जांच होती है, कभी ईडी या आईटी के छापे होते हैं। इस वक्त तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक भाजपा विरोधी नेताओं के साथ यही हो रहा है। चुनाव प्रचार में भी आचार संहिता का उल्लंघन भाजपा सीना ठोक कर करती है, कुछ इस अंदाज में कि जो शिकायत करना हो कर लें, भाजपा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद कीजिए कि पिछले आम चुनावों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कितनी शिकायतें की गई थीं और कितनी आसानी से उन पर लगा हर इल्जाम मिट गया। अभी भी प्रधानमंत्री खुलेआम धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दों को चुनाव में उठा रहे हैं। बांग्लादेश जाकर तो वे मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश कर ही चुके हैं। हद तो तब हो गई जब इधर नंदीग्राम में मतदान चल रहा था और उधर मोदी जी जयनगर के उलूबेड़िया में रैली को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि क्या ये सच है कि आप चुपचाप किसी एक सीट से नामांकन भरने वाली हैं। मोदी जी ने इस तरह एक अफवाह बनाने और फैलाने की कोशिश की और साथ ही जहां मतदान हो रहा है उस सीट का नाम लेते हुए दूसरी जगह से अपना प्रचार किया। पता नहीं ये सब चुनाव आयोग की नजर में आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं।
तो चुनाव की तारीखों की घोषणा से लेकर आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में चुनाव आयोग की कार्रवाई तक कई सवाल विश्वसनीयता को लेकर उठते रहे हैं। आयोग के पास इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं होता। हर बार एक लचर ही दलील दी जाती है कि हम निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर आयोग को सफाई में इतना भी क्यों कहना पड़ता है, क्यों उस पर सवाल उठते हैं? ईवीएम को लेकर भी जो सवाल उठते हैं उस पर आयोग चाहता है कि जनता चुपचाप ये भरोसा कर ले कि ईवीएम बिल्कुल सही काम करती है, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन हर बार मतदान के वक्त किसी न किसी पोलिंग बूथ से ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आती रहती हैं। कई बार ये शिकायतें मिली कि बटन किसी भी दल पर दबाओ, पर्ची कमल की ही निकलेगी। अगर मतदान हो जाए तो फिर राजनीतिक दलों और खास तौर पर गैर भाजपाई दलों के कार्यकर्ताओं को ईवीएम की चौकसी करनी पड़ती है कि उसे कोई उठाकर न ले जाए। क्या ये सब निष्पक्ष चुनाव की निशानियां हैं? और असम में तो इस बार हद ही हो गई है। मतदान के बाद ईवीएम जिस गाड़ी में ले जाई जा रही थी वो भाजपा उम्मीदवार की थी और आयोग की इस पर सफाई आई कि आयोग की गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी। मतलब एक बहाना भी ठीक से आयोग ने नहीं बनाया। मतदान के बाद ईवीएम ले जाती गाड़ी का बीच में खराब होना, जिससे मदद ली वो भाजपा का उम्मीदवार होना, इतने संयोग तो दोस्त केवल फिल्मों में ही होते हैं। असम में दूसरे चरण के मतदान के बाद पथरकंडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में ईवीएम मिली। ईवीएम राताबारी विधानसभा के पोलिंग बूथ नंबर 149 की थी। बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की जिस गाड़ी से ईवीएम ले जाई जा रही थी वो खराब हो गई थी। इस वजह से अधिकारियों ने एक गाड़ी में लिफ्ट ले ली। बाद में पता चला कि वो कार बीजेपी उम्मीदवार की है। स्थानीय लोगों ने इस कार को पकड़ा तो सारा मामला सामने आया, जिसके बाद विपक्ष ने ईसी की विश्वसनीयता पर फिर सवाल उठाए। ईसी ने यानी इलेक्शन कमीशन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ अधिकारियों को निलंबित किया है। इस मामले में कृष्णेंदु पाल ने बताया कि उनके भाई गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी तो उन्होंने दे दी। गड़बड़ी का मकसद नहीं था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है। मैं दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार में था, मैं जानकारी जमा कर रहा हूं। हमने चुनाव आयोग को कभी कोई कदम उठाने से नहीं रोका। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो चुनाव आयोग को नियमों के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जरा शब्दों पर गौर फरमाइए। हमने चुनाव आयोग को कभी कोई कदम उठाने से नहीं रोका। माने चाहे तो रोक सकते थे, वो तो लोकतंत्र पर एहसान कर दिया कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करने दी। क्या चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन सरकार के रहमो करम पर चलने वाली संस्था है जो सरकार की मर्जी से काम करेगी? जिस संस्था पर निष्पक्ष चुनाव कराने का दारोमदार है उस पर ही सवाल उठें तो फिर लोकतंत्र कैसे सुरक्षित माना जाएगा? भाजपा तो इन संस्थाओं के साथ साथ सम्मान और पुरस्कार को भी चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए आपने सुना होगा कि रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने जा रही है। अभी ये फैसला लिया गया है जबकि तमिलनाडु में चुनाव है। रजनीकांत सिने जगत के बेताज बादशाह हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों में उनके स्टारडम की धूम ऐसी है कि वे भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तमिलनाडु में कई जगह उनके फैन क्लब बने हुए हैं। राजनीति में मोदी है तो मुमकिन का जो नारा बीजेपी ने दिया है, दरअसल फिल्मी दुनिया में यही बात रजनीकांत पर लागू होती है कि वे चाहें तो 2 कदमों में एवरेस्ट नाप दें या 4 कदमों में समुद्र पार कर लें। लगभग 5 दशकों से वे लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। इतने वरिष्ठ कलाकार को मोदी सरकार ने बड़ी देर से दादा साहब फाल्के पुरस्कार के योग्य समझा। दरअसल इस देर के बहाने बीजेपी तमिलनाडु में अपने लिए सब कुछ दुरुस्त करना चाहती है। बीजेपी ने बड़ी चतुराई से तमिलनाडु में मतदान से पहले रजनीकांत को सम्मानित कर उनके बहाने अपने लिए वोट जुटाने की तैयारी की है। गौरतलब बात यह है कि रजनीकांत ने भी राजनीति में उतरने का मन बना लिया था, लेकिन अचानक उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। उनके साथ जाने वाले मतदाता अब शायद बीजेपी के पाले में आ जाएं, ऐसा अनुमान मोदी सरकार को होगा। रजनीकांत की ही तरह कमल हासन भी दशकों से दक्षिण भारतीय सिनेमा पर राज कर रहे हैं और अब वो सक्रिय राजनीति में भी आ गए हैं। उनके सुर मोदी विरोधी हैं, इसीलिए बीजेपी ने अभी उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लायक नहीं समझा है। तो रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना खुशी की बात है और वो इसके हकदार भी हैं, लेकिन उन्हें यह हक जरा देर से मिला। अगर उनकी राजनीतिक उपयोगिता शायद मोदी सरकार को पहले से ही समझ में आ जाती तो शायद ये देर नहीं होती। वैसे ये देखकर अच्छा लगा कि किसी को उसका हक तो मिला, वरना जनता तो बीजेपी पर एतबार जतलाकर उसे बार बार जिताकर भी अच्छे दिनों की राह ही देख रही है। उसे उसके हक मिल ही नहीं रहे हैं।
खैर, शायर मखमूर सईदी ने ठीक ही फरमाया है कि मैं उसके वादे का अब भी यकीन करता हूं, मैं उसके वादे का अब भी यकीन करता हूं, 1000 बार जिसे आजमा लिया मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।